गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फॉर नाइन्थ क्लास। कल हमने पार्ट एक में से 3% किए थे भाई। पार्ट एक के 3% किए थे। आज हम 3% आज और करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? भी देखो, प्रस्तुत कहानी जो अपनी कहानी पढ़ी है, इस कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत भी उसका जो स्वभाव लगातार चला रहा है विशेषता के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? भी जो लोग उसका मूर्खता के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं वो अर्थ प्रयोग न कर नए अर्थ की ओर संकेत दिया है। वो कौन से संकेत है इसने? प्राय गधे को पशुओं में सर्वाधिक मूर्ख माना जाता है। गधा क्या है? सर्वाधिक मूर्ख माना जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना चाहे तो हम उसे गधा कह देते हैं। मान लो कोई मूर्ख किसी व्यक्ति को हम मूर्ख कहना चाहते तो उसे हम क्या कह देते हैं? गधा कहते हैं, कह देते हैं। परंतु लेखक के अनुसार यह सही नहीं है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहिष्णुता के कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाता। भी अपने सीधेपन और जो सहन शक्ति है उसके कारण किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे। दूसरे जो जानवर है कभी कभार क्रोध भी कर देते हैं, लेकिन गधा हमेशा क्रोध से दूर रहता है। गधा जो क्या है, क्रोध है उसके अंदर पास ही नहीं आता भी कभी भी। केवल बैसाख के महीने में वह थोड़ा बहुत खुश दिखाई देता है। जो बैसाख का महीना ना, उस महीने में वो थोड़ा खुश दिखाई देता है। वह सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहता है, चाहे उसमें उसके जीवन में सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, फिर वह एक समान रहता है। इसलिए इसमें ऋषि मुनियों के सद्गुण चरम सीमा पर देखे जा सकते हैं। जो ऋषि मुनियों में गुण होते हैं ना, लाभ हानि दुख सुख से वो परे होते हैं। इसी प्रकार गधे में भी ये गुण चरम सीमा में, उनकी अंतिम जो सीमा होती है वो इसमें देखे जा सकते हैं। अतः प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद गधे की उपयुक्त स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर उसके लिए सीधा सरल सहिष्णु का अर्थ की ओर संकेत करते हैं। मूर्ख न कहकर उसके लिए क्या क्या सीधा सरल सहिष्णु अर्थ का प्रयोग अर्थ की ओर संकेत करते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस घटना से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? बहुत दिनों तक साथ रहते रहते हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती हो गई। वे मूक भाषा में एक दूसरे की मन की बात समझने लगे। वे दोनों आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे को चाटकर सूंघकर आपस में स्नेह व्यक्त करते थे। स्नेह आपस में प्रेम जो प्रकट करते थे। दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते थे और हटाते थे। जूरी का साला गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। दोनों ने सलाह करके रस्सियां तोड़ दी। दोनों ने इकट्ठी सलाह करके क्या है, रस्सियां थी वो तोड़ दी। जूरी के घर वापस आ गए। और कहाँ पे आ गए? जूरी के घर वापस आ गए। उन्हें अपने अगले दिन फिर ले गया। जो गया था अगले दिन उसको वापस फिर ले गया बैलों को। उनको हल में जोत दिया और उनको जाते ही क्या किया उसने? हल में जोत। परंतु दोनों ने आपस में सलाह करके एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। दोनों ने सलाह कर ली कि एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और नहीं बढ़े। गया के घर से भागने पर रास्ते में दोनों की भिड़ंत एक सांड से हो गई। गया के घर से भागने पर उनकी रास्ते में भिड़ंत किन से हुई? एक सांड से हुई। जब दोनों ने मिलकर सांड को बुरी तरह पराजित कर दिया, तब भी क्या है, दोनों ने मिलकर उस सांड को पराजित कर दिया। मटर के खेत में मोती पकड़ा गया। तब वह भागने की स्थिति में होने पर भी हीरा वापस लौट पड़ा। देखो, जब मटर के खेत में था ना, तो मोती क्या है, पकड़ा गया। और हीरा चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन अपने दोस्त की खातिर वह भागा नहीं, वो वापस उनके पास आ गया। और मटर के खेत में जब मोती पकड़ा लौट पड़ा। काजी हाउस की दीवार गिराने में भी दोनों ने मिलकर सलाह की थी। जो काजी हाउस की दीवार थी ना, उसको गिराने में दोनों ने मिलकर सलाह की थी। मोती तो रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया।
लेकिन हीरा कामयाब नहीं हुआ। मोती काजियों से नहीं भागा, बल्कि हीरा के पास आकर सो गया। जब दड़ियल आदमी ने नीलामी से दोनों बैल खरीद कर ले ले जाने लगा, तब दोनों मित्रों ने वहां से भाग खड़े हुए और झूरी के घर पहुंच गए। इस प्रकार उपयुक्त घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जो उपयुक्त जो घटनाएं हैं उनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। जो प्रेमचंद का दृष्टिकोण था ना स्त्रियों के प्रति, उसको यहाँ पे प्रकट करना भी। साहित्य में प्राय साहित्यकार दृष्टिकोण उसके किसी न किसी पात्र के चरित्र व कथन से माध्यम से प्रकट होता है। भी जो साहित्यकार होता है उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया है, वो किसी न किसी पात्र या चरित्र के माध्यम से ही या किसी कथन के माध्यम से ही प्रकट होता है। भी उनका चरित्र कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, नारियों के प्रति, पुरुषों के प्रति, महिलाओं के प्रति। ठीक है। हीरा के द्वारा मोती के कहे गए उपयुक्त कथन के माध्यम से साहित्यकार प्रेमचंद का स्त्री के प्रति यह दृष्टिकोण स्पष्ट होता है कि वे स्त्री जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। वे कभी भी किसी परिस्थिति में नारी को हीन दृष्टि नहीं देखते थे। वे भी कभी भी किसी नारी को हीन दृष्टि से नहीं देखते थे। उसके अनुसार नारी को मारना पीटना कोई बहादुरी काम नहीं है, अपितु इसे भारतीय संस्कृति के विपरीत समझते थे। भारतीय जो संस्कृति है उसमें नारी का सम्मान बहुत अधिक मान सम्मान होता है। अगर वो मारते तो उनका सम्मान नहीं होता। इसलिए भारतीय संस्कृति में नारी का मान सम्मान बहुत अधिक है। थैंक्स फॉर लिसन। हैव ए गुड डे।